तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। हाँ भाई, मुझे पता है वीडियो लेट हो गई है, मांगा रिव्यू टाइम पे नहीं आई, बट भाई मैं क्या करूँ, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। थर्सडे को एग्जाम था, फ्राइडे को प्रैक्टिकल्स थे, सो आई कुडंट हेल्प इट। बट भाई क्या मांगा आई है यार, मांगा पढ़ के मजा आ गया। मुझे लगा नहीं था कि हम ईमू को इतने जल्दी देख पाएंगे, और भाई ईमू को देखे तो देखे, ओडा सेंसे इतना कुक नहीं करो यार। हर हफ्ते एक नया माल आ जा रहा है, जहाँ पिछले हफ्ते का माल ग्रहण करने में इतना समय लग रहा है, शॉक में हम लोग अभी एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, तब तक आप कुछ नया ही गिरा दे रहे हो। लोग पागल हो गए भैया, प्लीज रुक जाओ। खैर आप रुको ना रुको, ये वीडियो तो नहीं रुकने वाली, और इसीलिए रिको भाई फटाफट इंट्रो लगा दो। तो चैप्टर नंबर 1085, इस चैप्टर का टाइटल है द डेथ ऑफ नेफेटारी कोबरा। तो जैसा कि मैंने स्पॉइलर वीडियो में बताया था, जहां पर मुझे लग रहा था कि कोबरा अभी मरा नहीं है, क्योंकि हमने एक्चुअली में उसकी लाश को सिर्फ न्यूज़पेपर के अलावा और कहीं नहीं देखा है। बट इस टाइटल के साथ शायद ये कंफर्म करना चाह रहे ओडा सेंसे कि भाई कोबरा मर चुका है, उसके लिए उम्मीद नहीं लगा। इसके कवर पेज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो फ्रांकी एक डिपार्चर का साइन लेके खड़ा हुआ है, मतलब सारे टर्टल्स वगैरह वो सी में जा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे साइन ले सकते हैं कि एगेड आइलैंड से निकलने वाले होंगे जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे कुछ चैप्टर्स में। इसको मैं और कंफर्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आसमान में देखो सीगल्स उड़ रहे हैं, और सीगल्स बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही साइन है। तो हर बार हम आइलैंड को छोड़ते हैं जब वर्ल्ड गवर्नमेंट हमें दौड़ाने आ जाए। तो मुझे जहां तक लगता है कि बहुत ही जल्द हम एगेड आइलैंड को छोड़ के निकलने वाले हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पे जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पे कोबरा इस समय गोरोसे से मिलने गया था, और ईमू ने लास्ट में एंट्री ले ली थी, जिसको देख के कोबरा बिल्कुल शॉक हो गया था। इस समय कोबरा यही सवाल खड़ा कर रहा है कि भाई एम्प्टी थ्रोन, वहां पे कोई नहीं बैठ सकता। किसी भी इंसान के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाए। ईमू चेयर पे बैठते ही कोबरा से बोलती है कि मैं तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब दूंगी, और बदले में तुम भी मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। इस पे कोबरा अकलाते हुए बोलता है कि तुम कौन हो? और तभी उसको ध्यान आता है कि ईमू, ये शब्द तो मैंने पहले भी सुना है, क्या ये कोइंसिडेंस है? लेकिन आज से 800 साल पहले जब वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी थी, तो जो पहले 20 किंग्स थे उसमें से भी एक बंदे का नाम ईमू था। इस पे ईमू उससे बोलता कि ऐसे सवाल पूछ के तुम बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो, और इन सवालों के जवाब तुम्हें नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पहले के सवालों के जवाब तुम्हें देती हूँ। ये नाम उसका है जो कि बहुत पहले हमारा दुश्मन हुआ करता था। आज के समय में ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, लेकिन इनके पर बहुत जल्दी कटने वाले हैं, क्योंकि जो भी लोग इस डी नाम को लेके चल रहे हैं उनको तो पता भी नहीं इसका मतलब क्या है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे हम जितने भी परेशान हैं वो हम इसीलिए हैं क्योंकि 800 साल पहले क्वीन लिली ने बहुत बड़ा चूतियाप हमारे साथ खेल दिया था। इस पे कोबरा बोलता कैसा चूतियाप? इस पे ईमू बोलता क्वीन लिली ही नहीं, बाहर के स्कॉलर्स भी वर्ल्ड सेंचुरी ही खोज रहे थे, और अगर क्वीन लिली ने वो गलती नहीं की होती तो आज के टाइम में कोई भी ऐसा पायरेट नहीं होता जो कि उन पत्थरों को खजाने के लिए खोज रहा होता। ये भद्दे पत्थर कभी भी इस दुनिया में नहीं फैलने चाहिए थे। पोनिक्लस को इस दुनिया में खुला छोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो इसीलिए मेरे लिए ये भी सवाल बनता है कि क्या पोनिक्लस को खुला छोड़ना एक गलती थी, या फिर एक बहुत बड़ा सोचा समझा प्लान था? और इतना बोलते ही सारे के सारे गोरों से अपनी अपनी तलवार पकड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई उस चिट्ठी में है जो कि क्वीन लिली छोड़ के गई थी। कोबरा जरा ये बताओ, क्या अब भी तुम क्वीन लिली को क्वीन नेफेटारी लिली बुलाना चाहोगे? आगे बढ़ो और उसका नाम यहाँ पर चीख के बताओ। और ये सुनने के बाद कोबरा को पता चल जाता है कि उसके पैरों के तले जमीन हट चुकी है, अब उसको कोई नहीं बचा सकता। इसमें कोबरा बोलता है कि मैं समझ गया, मैं ऐसा कोई भी फैक्ट आपको नहीं बता सकता जिसकी वजह से तुम मेरी जान को बख्श दो। इस पे गोरो से सैटर्न बोलता है कि तुम्हारी किस्मत तो उसी समय डिसाइड हो गई थी जिस समय तुमने ईमू को देख लिया था। इस पे कोबरा बोलता है कि मैं तो समझ ही गया था कि मैं मरने वाला हूँ, दुनिया का इतना बड़ा राज खुल गया है, तो मुझे तो ये लोग जिंदा नहीं छोड़ने वाले। सो गाइस अब बात करते हैं थोड़ा सा ईमू के बारे में, पोनिक्लस के बारे में एंड क्वीन नेफेटारी के बारे में। सबसे पहली बात, क्या ईमू सच में 800 साल पहले से अभी तक जिंदा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके बोलने का अंदाजा ओल्ड इंग्लिश में दिखाया गया, जिसका मतलब वो एक बहुत ही एंशिएंट बीइंग के रूप में दिखाया जा रहा है। और कोबरा ने भी बोला जो पहले के 20 किंग्स थे उसमें भी एक ईमू नाम का बंदा एग्जिस्ट किया करता था। तो भाई इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा कि इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक मुझे नहीं लगती है। अभी तक सिर्फ टाइम फ्रूट ही एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू कोई पास्ट से फ्यूचर में आ सकता है, और इस फ्रूट का कोई भी रेप्लिका नहीं एग्जिस्ट करता। एटलीस्ट ईमू के पास तो ऐसा कोई फ्रूट नहीं लग रहा मुझे। तो इसका सबसे सीधा जवाब यही लगता है कि ये ईमू बेसिकली उसी फैमिली से हो सकती है जहाँ से वो पहला किंग था, क्योंकि भाई जो फर्स्ट नेम है वो वन पीस के वर्ल्ड में कैरी होता है। क्योंकि अगर आप नेमिंग कन्वेंशन देखो वन पीस का, तो जो फर्स्ट नेम है वो बेसिकली टाइटल की तरह यूज किया जाता है। तो जो एडवर्ड टीज था, ऑल्दो वीविल अभी कंफर्म नहीं उसका बेटा है या नहीं, बट उसका नाम एडवर्ड वीविल ही रखा गया। और कोजुकी ओडेन था तो कोजुकी मोमोनोसुके था। हो सकता है ईमू नाम का एक किंग बहुत पहले एग्जिस्ट किया करता था, और उसी का ये डिसेंडेंट है जो कि इस समय ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो 800 साल से जिंदा है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फैन थ्योरी बन चुकी है कि ईमू 800 साल पहले से जिंदा था। और अगर टेक्निकली देखो तो ये मादरा से थोड़ा मैचिंग वाला
केस बन जाएगा तो आई डोंट थिंक वोडा सेंसर ऐसा कुछ करने वाले। तो ये वो बता दो कि ये बंदा 800 साल पहले से एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं पॉनिग्लिफ्स की कि आखिर ये पॉनिग्लिफ्स का सीन क्या है। देखो सबसे पहली बात कि पॉनिग्लिफ्स को वानो किंगडम में बनाया गया था और उन पॉनिग्लिफ्स को एंशिएंट किंगडम में रखा गया होगा। जब एंशिएंट किंगडम की डिफीट हो गई तो वानो वाले डिसाइड किया कि उनके पास जो पॉनिग्लिफ बचे हुए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपनी कंट्री के गेट्स बंद करने पड़ेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसीलिए वानो के गेट्स बंद है। और उसके बाद जो सारे के सारे पॉनिग्लिफ्स को रखा गया था जहाँ पे सारा हिस्ट्री का डेटा स्टोर करके उसमें लिखा गया है, उस समय इमू ने उन सारे पॉनिग्लिफ्स पे कब्जा कर लिया होगा ताकि ये डेटा कहीं पर भी लीक ना हो कि एंशिएंट किंगडम भी एग्जिस्ट किया करता था। लोग फ्रीडम के बारे में कभी ना जान पाए और लोग हमें आंख बंद करके फॉलो करें। तो यहाँ से इमू ने सारे पॉनिग्लिफ्स को एक जगह पर इकट्ठा करके रख लिया। अब सीन में आती है हमारी क्वीन नेफेटारी लिली। इसने क्या किया, ये धीरे से सरक गई अलाबास्ता से और उसने ये डिसाइड किया कि जॉय बॉय का जो भी प्लान था कि किसी भी तरह से डी क्लैन को उनके बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए नेफेटारी ने सबसे पहला काम यही किया कि ड्रैगन बॉल्स की तरह सारे के सारे पॉनिग्लिफ्स को इस दुनिया में फैला दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे पॉनिग्लिफ्स को एक साथ उन्होंने कैसे पहुंचाया। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे लॉजिकल आंसर लगता है वो है जायंट्स। यहाँ पर अगर थोड़ा सा कनेक्शन बनाए तो ऐसा हो सकता है कि जायंट्स ने ही उन सारे पॉनिग्लिफ्स को रिलोकेट करने में हेल्प की हो। खैर मांगा में वापस आए तो अगले सीन में हम देखते हैं साबो को, और साबो को अपने हाकी से पता चल जाता है कि यहाँ पे मैटर कुछ तो गड़बड़ है। साबो यहाँ पर छुप कर धीरे धीरे ये कोबरा वाला सिचुएशन देख रहा होता है। कोबरा यहाँ पर इमू को बोलता है कि सच्चाई यही है कि जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हो उसको साइन करने वाली 800 साल पहले अलाबास्ता की रूलर क्वीन नेफेटारी डी लिली है। और ये चीज सुनते ही इमू के गांड में आग लग गई। वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने तुरंत एक शैडो एरो लेके कोबरा के आर पार कर दिया। कोबरा की आधी जान तो वहीं निकल गई थी, लेकिन इससे पहले वो मरता तुरंत वहां पर फ्लेम एम्परर साबो हिकेन और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो किसी तरह से कोबरा को उनसे दूर कर देता है। साबो ब्लास्ट करते ही तुरंत इमू की तरफ दौड़ जाता है। वो सीढ़ियों पे चढ़ के उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी अचानक से बहुत बड़ी परछाई उसका अटैक रोक लेती है। साबो अधमरे कोबरा के बगल में खड़ा होकर बोलता है कि मैंने तो उम्मीद किया था कि तुम पांचों को एक ही बार में निपटा दूंगा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर जहन्नुम एग्जिस्ट करता है। और तभी वहां पर एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल उसकी फोटो निकाल लेता है, जो कि आपको आगे चल के न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। कोबरा तुरंत साबो को पहचान जाता है और बोलता तुम तो वही हो ना जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। इस पे साबो बोलता कि हमारी दिक्कत किंग और क्वीन से भी ऊपर आती है, तुम ये बताओ क्या तुम लूफी को जानते हो। इस पे कोबरा बोलता हाँ, उसने मेरी एक बार जान बचाई थी। और तभी साबो कोबरा को लेके वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी अगले पैनल में हम देखते हैं कि साबो के पीछे इतने सारे जायंट शेडोज लग गए कि वो यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता। और देख के ऐसा लगता है कि मिडिल में ही मेन बंदा है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें। कोबरा यहाँ पर साबो को बोलता है कि मुझे यहीं गिरा दो, अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ दोगे तो शायद तुम अपनी जान बचा पाओ। वैसे भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई, और अगर साबो तुम यहाँ पर मर गए तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से एक मैसेज लूफी और वीवी तक पहुंचा दो। साबो जब तुम यहाँ से बचकर जिंदा निकलना तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम लूफी और वीवी को बताओगे कि नेफेटारी फैमिली भी डी क्लैन से है, और मुझे पता चल चुका कि आखिर अलाबास्ता को अब क्या करना चाहिए। और तभी साबो को फ्लैशबैक आता है जहाँ पे एस और लूफी बैठ के साथ में खा रहे होते हैं, और साबो उनसे बोलता है कि तुम दोनों के नाम में डी सेम क्यों है। साबो अभी कोबरा को बचा ही रहा होता है कि पीछे से और एरोज आते हैं और उन दोनों को घायल कर देते हैं। फाइनली कोबरा वहीं पर रुक जाता है और वो जोर से चिल्ला के उस लेटर के बारे में बताता है साबो को, जो कि लिली छोड़ के गई है, क्योंकि यहाँ पर उन शैडो मॉन्स्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो कुछ वर्ड साबो और हमको नहीं दिखाए गए। जो सबसे पहले लाइन है वो ये है, द पॉनिग्लिफ्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और जो दूसरी लाइन है वो ऐसी है कि फ्लाई द यूरेनस फ्लैग दैट प्लूटोन हेरल्ड्स द नोहा टू वर्ल्ड्स इवेंचुअल डॉन। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे ये एंशिएंट वेपन्स के बारे में बात हो रही है। और इतना बोल के किंग कोबरा अपना दम तोड़ देता है। अब ये शैडो मॉन्स्टर्स कोबरा को अटैक कर ही रहे होते हैं कि तभी वो नोटिस करते हैं कि एक छेद से किसी की आंखें दिख रही हैं। और तभी हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि एक बहुत चूतिया कैरेक्टर जिसको लिटरली कोई नहीं याद करना चाहता, वो इस समय मोस्ट वांटेड मैन बन चुका वन पीस की धरती पे। हाँ, मैं वॉपोल की बात कर रहा हूँ। वॉपोल ने चुपके से ये सारा सीन देख लिया, उसको पता चल चुका कि अब इमू एग्जिस्ट करती है, तो टेक्निकली अभी ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक उसको माना जा रहा है। यहाँ पे वॉपोल बोलता है कोबरा तो स्मार्ट था यार, फिर भी मारा गया। मुझे कभी वो बंदा पसंद नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो मरा है मैं अपनी आंखों के सामने से वो हटा नहीं पा रहा हूँ। वॉपोल बोलता है कि मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सीक्रेट देख ली है, मुझे तो जानना भी नहीं कि वो काला आदमी था कौन, वरना वो लोग तो मुझे पलक झपकते ही खत्म कर देंगे। इसके बाद वापस सीन चेंज होता है रेवरी की तरफ। यहाँ पर बाकी के सारे किंग्स रेवरी में बैठे हुए हैं और नोटिस करते हैं कि किंग वॉपोल और कोबरा वहां पर नहीं है, और उन लोग को ऐसा झूठ बताया जाता है कि ये दोनों किंग्स रेवरी नहीं ज्वाइन करे। अगले पैनल में देखते कि वीवी चिल्लाकर बोल रही है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, मुझे बांध कर यहाँ पर क्यों रखा है और किसके ऑर्डर्स तुम लोग फॉलो कर रहे हो। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम लोग यहाँ पर अलाबास्ता की राजकुमारी के साथ क्या कर रहे हो। एंड तभी हमें CP0 के जबरा और खलीफा दिखाए जाते हैं, जो कि इसमें वीवी को धमका रहे हैं कि शांत रहो बहन, वैसे भी तुम्हारे गायब होने का इंतजाम हो ही रहा है, इसके बाद तुम किसी को मिलोगी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर वीवी ये जानना चाहती
आती है कि शीरा होशी ठीक ठाक है या फिर नहीं। तो सीपी लाइन वाले उसको बताते हैं कि तुम्हारी बड़ी सी मछली बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि जो लोगों ने उन्हें बचाया है वो एक्चुअली में स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के मेंबर्स हैं। इसके अलावा होल लैंड ऑफ मरी जॉयस में फूजीटोरा ने एक्चुअली में रेवोल्यूशनरी आर्मी की हेल्प की ताकि वो स्लेव्स को छुड़ा कर ले जाएं, इसकी वजह से ग्रीन बुल का दिमाग खराब हो गया था और उन दोनों के बीच में वहां पर फाइट हुई है। टीवी यहाँ पर समझ जाती है अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो उसे यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आने वाला। वो अपना दिमाग चला ही रही थी कि तभी पीछे से वॉपोल दीवारों को चबाते हुए आ रहा होता है। इतने बड़े वॉपोल को देख के विवी की गांड फट जाती है और विवी तुरंत इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उसके मुंह में छुप के वहां से निकल जाती है। वो वॉपोल से पूछती है कि तू कितने दूर भागने वाला भाई। वॉपोल बोलता है कि मैं इस दुनिया के अंत तक भागूंगा, तब तक भागूंगा जब तक दुनिया नहीं खत्म हो जाती। विवी बोलती है कि बात तो ठीक लग रही है और वॉपोल की वाइफ बोलती है तू मेरे ऊपर चीट करके भाग रहा किसी और के साथ। और लास्ट लाइन, एक ऐसी जिंदगी जिसमें इन्हें हमेशा बच के भागना पड़ेगा के साथ चैप्टर नंबर 1085 खत्म। मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। और ये नेफेटारी फैमिली के साथ अब हमारे पास 8 डी फैमिलीज आ चुकी हैं, जो कि मंकी, पोर्टगस, गोल, ट्रफर्गर, मार्शल, जैगुआर और फाइनली रॉक्स। अभी तक मैंने जितनों के भी नाम लिए हैं इनमें से कोई फैमिली ऐसी नहीं जिसमें दम ना हो एक्सेप्ट नेफेटारी। बाकी सभी बंदों ने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं इस दुनिया। लेकिन अगर क्वीन नेफेटारी ने डी क्लैन को क्यों छोड़ा? जैसा कि इमू ने बोला था कि ये सब कुछ काफी बड़े प्लान का पार्ट है, तो जहाँ तक मुझे लगता है जॉय बॉय ने चीज प्रेडिक्ट कर ली होगी कि ये लोग ये वॉर हारने वाले हैं। उसने नेफेटारिस को बोला होगा कि तुम लोग अपने नाम के आगे डी नहीं लगाओगे और किसी भी तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर इन्फिल्ट्रेट करोगे, फिर चाहे मुझे बिट्रे ही क्यों ना करना हो। तो इसी तरह से क्वीन लिली पहले के 20 किंग्स में आ गई और फिर जब उसको इनफ पावर और फ्रीडम मिल गया कहीं पर भी जाने का, तो उसने इसका फायदा उठा के पहली और आखिरी चीज यही की कि पॉनिग्लिफ्स को इस दुनिया में रिलीज कर दिया। और यही एक ऐसा प्लान था जॉय बॉय का जो कि इमू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बात करें इमू की एबिलिटीज की तो काफी शैडो टाइप का लग रहा है, लोग इसको डेविल वगैरह बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है उसका कोई लॉजिया टाइप फ्रूट होगा। आई डोंट वांट टू इमेजिन कि एक और हीटो हीटो करके फ्रूट एग्जिस्ट करता है जिसकी पावर्स कुछ अजीब ही है, स्पेशली डेविल काइंड ऑफ फ्रूट तो नहीं, अजीब सा लगे। और इमू नाम से मुझे पहले किंग के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेडिक्शन हो रहा है, क्योंकि इमू का उल्टा होता है ऊमी और ऊमी का मतलब होता है सी इन जापानीज। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहला किंग था जिसने एक साथ 20 किंगडम्स को लेके आया होगा ताकि वो जॉय बॉय से लड़ाई करे, उसने अपना निक नेम इमू रख लिया होगा, ये दिखाने के लिए कि 20 किंगडम्स एक्चुअली में इस पूरे सी पर रूल करती हैं। एंड दैट इज वाई इमू का जो डिसेंडेंट है प्रेजेंट टाइम में वो जाके एम्प्टी थ्रोन पर बैठता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वही इस पूरे सीज को, या फिर टेक्निकली हम कहें जिसमें 90% सी है पूरे दुनिया में, तो इस दुनिया को रूल करते हैं। खैर जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये जो कुछ भी हुआ ना इस चैप्टर में, ये सारी बातें ड्रैगन के कान में भी जा रही हैं। बैठे बैठे ये सब कुछ सुन रहा है और ये जो कुछ भी हुआ ये जानने के बाद अब वो कौन से कांड करेगा ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। ड्रैगन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, लिटरली द मोस्ट वांटेड मैन फॉर द एंटायर वर्ल्ड गवर्नमेंट। पता चैप्टर पढ़ के फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में लास्ट में वो पेजर चलाता है कैप्टन मार्वल को बुलाने के लिए, इसीलिए शायद कोबरा ने पेजर चलाया मंकी ड्रैगन को समन करने के लिए। यार आपको इमू के पावर्स में क्या लगता है आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा लिली के लेटर में आपको क्या लगता है एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ ये भी तुम लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मेरा दिमाग इस चीज में नहीं चल पा रहा है एग्जाम के बीचों बीच। और मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले वीडियो में, कोई अच्छी फैन थ्योरी मिली तो उस पर भी वीडियो आ जाएगी। और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।